एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई, उसके लिए मैंने इतनी क्रेज़ी वीडियोस खोजी है ना। मतलब मैंने पुराने सेमेस्टर में बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी एक, जिसमें कंप्लीट वन शॉट एक एक टॉपिक को मैंने डीप एनालाइज करके डीप एक्सप्लेन किया है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। उसके बाद उसके डेफिनेशंस भी दिखाए हैं, देन यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो तुमको ये एक वीडियो 1 घंटे की समझो कि कंप्लीट ट्रिपल ई निकाल लेगा। तो ट्रिपल ई के लिए इससे बेटर वीडियो हो ही नहीं सकती, ठीक है। ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग बोल रहे थे स्टार्ट करना है, थर्ड सेमेस्टर कब पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जिन लोगों का भी CS है और CSIT है, फिर जिन लोगों का भी ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई है RGPU में, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं क्या बताऊंगा, इसमें बताऊंगा यूनिट वाइज, जैसे 5 यूनिट है ना, सारी यूनिट में से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट होते हैं। आई रिपीट, क्वेश्चंस बताऊंगा, टॉपिक्स नहीं। एग्जैक्टली क्वेश्चंस बता दूंगा, बस उन क्वेश्चंस को जाके पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को उठाना है, एग्जैक्टली कॉपी करके ChatGPT पे पेस्ट करना है, एंड वहाँ से तुमको जो आंसर मिलेगा उसको उठा के जाके RGPU एग्जाम में छाप देना है। खत्म, तुम्हारा पेपर का हेडेक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं टोटल 25 क्वेश्चंस बताऊंगा। 25 क्वेश्चंस को अगर अभी से पढ़ लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स के टाइम पे जब मैं 8 क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर एग्जाम के टाइम पे जब मैं रैपिड फायर में प्रिपरेशंस कराऊंगा, तो उस टाइम पे तुमको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि तुमने जो कोर कॉन्सेप्ट हो तुमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ भी है, तो बताऊंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल अगर तुमने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट अगर वीडियो के बीच में आती है तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। इस इंस्टा आईडी को लिख लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जाके इस इंस्टा आईडी पूछ लेना, ठीक है। वीडियो के बीच में स्किप मत करना, वरना फिर तुम्हारा ही लॉस होगा, बोलोगे फिर भैया समझ में नहीं आता है। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हम लोग आगे स्क्रीन पे एंड यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि यूनिट वाइज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा RGPU के, ठीक है। सबसे पहले बात करें यूनिट 1 की। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। एनर्जी साइंस होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन देना है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लेके जाएंगे इसको, बहुत ही ईजी में एक्सप्लेन कर दूंगा, फटाफट समझ जाना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी होता क्या ये बताना है। जैसे एक्सप्लेन एनर्जी सिस्टम्स, एनर्जी सिस्टम क्या होते हैं वो बताना है। रिसोर्सेस, एनर्जी बनता कैसे वो बताना है। एफिशिएंसी एंड स्टोरेज, लाइक एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं, बैटरी में स्टोर करते हैं ना एनर्जी को, करंट को, वही बताना है कैसे स्टोर करते हैं। 2022 2024 दो बार आया हुआ है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है एंड उसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के सिनेरियो को बताना है, लाइक जब पुराने टाइम में फॉसिल फ्यूल्स आया था तो कैसा था, एंड फ्यूचर में कैसा हो सकता है। क्वेश्चन 3, डिस्कस रेमेडीज़ एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, लाइक फॉसिल फ्यूल्स को बना कैसे सकते हैं, एंड लाइक बनाने का कोई चांस है भी कि नहीं है, एंड उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, लाइक अगर फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास नहीं होता है तो उसके अल्टरनेटिव हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 इज़ एक्सप्लेन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स। ये पूछा है 2023 और 24 में, सारे क्वेश्चंस देख लो, ये 19, 20, 23 3 बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन 5 इज़ एक्सप्लेन पॉसिबिलिटीज़ फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड रीजनरेशन। बेसिकली एनर्जी को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं एंड एनर्जी को स्टोर कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो कि करंट कैसे बनता है, बिजली कैसे बनता है, उसको रीजनरेट कैसे करते हैं, वो प्रोसेस समझाना है। देन करंट को स्टोर कैसे करते हैं, एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझाऊँ, तो अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुमने फ़ोन को चार्ज किया, ठीक है। फ़ोन को तुमने 1 घंटे चार्ज किया, तुमने दिन भर यूज़ किया, तो क्या हुआ कि एक बार तुमने चार्ज किया, बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर ली एंड दिन भर उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो बैटरी में कैसे स्टोर हो रहा है, ये सब प्रोसेस को समझाना है। एंड ये हो गए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 से। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड करना कुछ नहीं, इन क्वेश्चंस को उठाना है, जाके ChatGPT पे लिखना है एंड वहाँ से जो आंसर मिलेगा उसको समझ के RGPU में डाल देना है। हो गया, तुम्हारे काफ़ी अच्छे मार्क्स निकल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम नहीं भी करोगे खुद से तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा इन सब के आंसर्स अपने हिसाब से, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना याद से, इस चैनल को स्कैन करके। उसके बाद बात करें क्वेश्चन यूनिट 2 की। यूनिट 2 है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को, स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन, तीनों को बताना है कि इकोसिस्टम होता क्या है एक्चुअली में, एंड उसका एक नीट डायग्राम बनाना है। 19, 22, 24 3 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 2 की बात करें, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है इकोसिस्टम में, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, डायग्राम बताना है उसका। एंड 19, 20 दो बार पूछा है। क्वेश्चन 3 की बात करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन। फूड चेन क्या होता है,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटे से एग्जांपल दूँ तो अगर कोई कबूतर है उसने दाना खाया, ठीक है, देन कबूतर को किसी बिल्ली ने खा लिया, देन उसको किसी डॉग ने खा लिया, देन उसको किसी डॉग को किसी टाइगर ने खा लिया, तो ये एक फूड चेन है कि उसका फूड ये है, देन उसका फूड ये है। तो ये फूड चेन कैसे काम करता है इसको बताना है, फूड वेब क्या होता है इसको बताना है। 2020-2022 दो बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो ये है एक्सप्लेन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके टाइप्स क्या होते हैं, 3-4 बार पूछ चुका है, बट तो 24 में जून में और दिसंबर में दोनों टाइम रिपीट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्वेश्चन 5 की बात करें तो एक्सप्लेन एनी वन इकोसिस्टम, कोई भी एक इकोसिस्टम बताना है, जैसे ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया। 2019, 22, 24 3 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो वो है यूनिट 3 है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देन ह्यूमन्स हैं, तो सब क्या अलग अलग स्पाइसेस जो हैं वो एक ही इन्वायरमेंट में कैसे रह रहे हैं। एक ही इन्वायरमेंट में प्लांट भी है, एक ही इन्वायरमेंट में इंसान भी है, एक ही इन्वायरमेंट में एनिमल्स भी हैं, तो सब लोग एक ही इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ही वही है कि एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, देन उसके जेनेटिक्स क्या होते हैं, उसके स्पाइसेस क्या होते हैं, एंड इकोसिस्टम में कैसे काम करता है, ठीक है। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 19, 22, 23, 24। लिटरली दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ट्रिपल ई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 2 की एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली हमको इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत है, देन सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्टेड हैं, तो सब कनेक्टेड हैं तो सबकी वैल्यू है, तो उसकी क्या वैल्यू है उसमें ये बताना है। एंड 20-22 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो वो है वाई इज़ इंडिया कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी नेशन, मतलब इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन क्यों बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्यों है, ये बताना है। एंड 2019 एंड 23 दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 है डिस्कस मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कि उसके मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, तो इसको डिस्कस करना है। एंड इसमें क्या क्या लॉस होते हैं हमारे हैबिटेट को, हमारे इन्वायरमेंट को, ये बताना है। और ये क्वेश्चन 19 और 22 दो बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन इन सीटू एंड एक्स सीटू कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि 22 और 24 दो बार पूछा गया है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये है यूनिट 3 बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा क्या ऑलमोस्ट पूरा ही थ्योरी है पूरे सब्जेक्ट में। तो इसमें अगर किसी का बैकलॉग लगता है तो भाई क्या ही बोलें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कैसे फैलता है, क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस समझाना है, उसको कैसे रोक सकते हैं वो भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, लाइक इंडिया में, कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी के टाइम पे तुमको ये पढ़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, नॉट ओनली थ्योरेटिकली, सोशली बहुत ज़्यादा हेल्प होगा तुमको, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताया गया है। तो 19 और 22 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्रीज से बहुत सारा सॉलिड निकलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बहुत सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं, बहुत सारा कचरा जो कि ना कि वाटर पोल्यूशन है ना ही वो एयर पोल्यूशन है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्री में कैसे वेस्ट होता है वो, तो ये पूछा गया 2022 में। क्वेश्चन 4 है राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब जो साउंड से पोल्यूशन होता है, मरीन पोल्यूशन जो लाइक समुद्र के साइड होता है, एंड सॉइल पोल्यूशन जो कि मिट्टी में होता है। ये तीनों पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड ये 2019 से 2024 तक लगातार पूछा गया है, लगातार, लाइक लिटरली 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर बार पूछा गया है, तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज़ पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर वाटर पोल्यूशन, या फिर एयर पोल्यूशन, सब पे एक शॉर्ट नोट याद कर लेना। तुम्हारे कम से कम भी तो 21 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। क्वेश्चन 5 इज़ अबाउट एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स। अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में तो साइक्लोन तो सब जानते हैं ना। उसके बाद लैंडस्लाइड्स, जैसे पत्थर जो गिरते हैं पहाड़ से, देन फ्लड्स, देन अर्थक्वेक्स जो कि भूकंप आता है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। 2019, 2020 दो बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करें यूनिट 5 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल इशूज़ एंड द इन्वायरमेंट। सोशल इशूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड हमारे डेली लाइफ में जो हम चीज़ें देखते हैं ना, उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
क्वेश्चंस देखो तुमको समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 इज़ अबाउट एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली ऐसा डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं जिसमें पॉल्यूशन ना हो एंड वो सस्टेन करे लॉन्ग टर्म तक, इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं एंड ऐसा कौन सा मॉडल यूज़ करें जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल में आ जाए, सस्टेन करे वो लॉन्ग टर्म तक, इसको एक्सप्लेन करना है। 2020 2023 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेसिकली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है एंड ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है, लोगों ने देखा होगा, जो कि पानी से छिड़काव करना। तो इसको कैसे करते हैं एंड इसका प्रोसेस क्या है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते भी है कि नहीं होते हैं, सब कुछ लिखना है। 2020-23 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा एग्जाम टाइम पे। उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या कंसर्न होते हैं, सब समझा दूंगा। ये 2020-23 दो बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें तो उसमें है एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, ये सबको पता होगा। तो ये सब 2019, 20, 21, 22, 23, 24 हर बार पूछा गया है, समझ रहे हो। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो जो सब्जेक्ट है वो पूरा इन्वायरमेंट पे बेस्ड है, तो उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे ना। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ये सब ही पूरा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है एंड इन सब के बस तुम शॉर्ट नोट्स याद कर लो, निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो इसमें पूरा है कि जितने भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्ट्स बनाए गए हैं, एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लाइक यू नो, जो जानवरों को बचाने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, वो सब एक्ट को बताना है कि लाइक यू नो ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था और उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये 2019, 20, 23, 24 ये भी ऑलमोस्ट हर बार पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 जो है वो पूरा फील्ड वर्क है, लाइक यू नो प्रैक्टिकल है तुम्हारा। इसमें अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैं पर्सनल एग्जाम स्ट्रैटेजी बताऊँ अपने हिसाब से, पूरा थ्योरी है भाई, ठीक है। यूनिट 1 से लेके देखो ये हो गया यूनिट 1 ये पूरा थ्योरी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। यूनिट 2 पूरा थ्योरी है। यूनिट 3 पूरा ही थ्योरी है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये पूरा समझ जाओ तो हो गया, निकल गया। यूनिट 4 की बात करें, वाटर पॉल्यूशन, बेसिकली पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है ये सब देख लो। यूनिट 5 की बात करें तो ये है लाइक यू नो कि उसमें कौन कौन से एक्ट्स लगते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये सब बताना है, ख़त्म। इसके बाद ये आ गया मॉडल पेपर ऑफ ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और अगर आपने ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो आपका बहुत सारा हेडेक कम हो जाएगा, बहुत सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेड है एंड हाई चांसेस है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो जाएंगे। हो सकता है 70 मार्क्स यहीं से आ जाए, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके ही जाना, ठीक है। पहले जो मैंने बताया 5 यूनिट्स, उन सब के 5 क्वेश्चंस को सबको पढ़ लेना, उसके बाद इस मॉडल पेपर खुद से सॉल्व कर लेना। अगर तुमने इसको सॉल्व कर लिया कम्प्लीटली तो तुम्हारा हेडेक पूरा खत्म, ठीक है। क्वेश्चन 1 की बात करें तो इसमें है टोटल, इसमें 8 क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में होते हैं 70 मार्क्स के लिए। इसमें से 5 को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनर्जी, एक्सप्लेन एनर्जी सिस्टम्स, रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड स्टोरेज, जो कि पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में था। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस रेमेडीज़ एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो बहुत हाई चांसेस हैं एंड ये क्वेश्चन 1 का ए भी है 7 मार्क्स का, ठीक है। इनको सॉल्व करना आप खुद से। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें, उसमें ए है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताना है, उसका एक नीट डायग्राम बताना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम विथ डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो उसका ए है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, उसके एग्जांपल्स बताने हैं। देन उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन इकोसिस्टम, कोई भी एक इकोसिस्टम एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो ये है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो पूरा समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 के बी की बात करें तो इसमें है इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसके क्वेश्चन 5 की बात करें तो 5 का ए है डिस्कस मेजर थ्रेट्स, मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एंड क्या क्या लॉस झेलना पड़ता है इन्वायरमेंट को। क्वेश्चन 5 का भी है एक्सप्लेन इन सितु एंड एक्स सितु कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आएगा मैं कितना भी समझाऊंगा तो डेफिनेटली इसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा इन सितु एंड एक्स सितु के ऊपर, तो तुमको समझ में आ जाएगा। बाकी इसको तुम जीपीटी करना, तुमको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा डेफिनेटली उससे कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 का ए है एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड जो मैंने बोला मरीन पोल्यूशन एंड उसके बाद सॉइल पोल्यूशन एंड उसके बाद
सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन एंड और एक था ना, लेट मी चेक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट था, नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, इतने सारे पॉल्यूशंस के शॉर्ट नोट्स तो याद कर ही लेना। ठीक है, बाकी इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 6 में। पहला ए है एयर पॉल्यूशन के ऊपर, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन 7 जिसमें है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन जो मैंने अभी बताया, एंड उसके बाद 8th वन इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की 7 का भी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली अर्थक्वेक्स जो होते हैं, सुनामी होती है, साइक्लोन मतलब बवंडर जो होते हैं, देन लैंडस्लाइड जो कि पत्थर गिरते हैं पहाड़ से, इन सब को कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड कम से कम वेस्ट हो। क्वेश्चन 8 लास्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 8 का ए है एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि मैंने बताया कि एक कैसा डेवलपमेंट सस्टेन करने के लिए बना सकते हैं जिससे पॉल्यूशन एकदम कम हो जाए, फिर ख़त्म हो जाए एंड लॉन्ग टर्म तक वो सस्टेन करें। क्वेश्चन 8 का बी है शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि मैंने बताया कि कितने सारे एक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बता देना है। या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करना और जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें मैं सारे आंसर्स दिखा दूंगा। इवन मैं तुमको आंसर्स दे दूंगा कि तुमको बस यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है एंड इसको जाकर उठा के कॉपी में छाप देना है। एग्जाम में तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी साइंस। एनर्जी साइंस होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन है ये, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी होता क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखो। एनर्जी मीन्स द पावर टू डू वर्क। एनर्जी हेल्प्स एवरीथिंग टू वर्क, विदाउट एनर्जी लाइफ एंड मशीन्स कैन नॉट वर्क। ठीक है, नीचे देखो एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, लाइक मेन पॉइंट्स अबाउट एनर्जी जो तुमको एग्जाम्स में लिखने हैं। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये तुमको पूरा रट लेना है, एग्जाम में लिखना है, और इसको रटना क्या है मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी मतलब होता क्या है, एनर्जी मतलब बेसिकली हम कोई भी काम करते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर कुछ भी एनर्जी यूज़ हो रहा है ना। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होता, मैंने नाश्ता नहीं किया होता, तो डेफिनेटली मैं वैसे मैंने नाश्ता नहीं किया है, अभी 12 बज चुके हैं, कर लूँगा। तो लाइक अगर मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होता तो मैं बोल नहीं पाता सामने तुम लोगों से, एंड एनर्जी यूज़ ही नहीं होता। तो बेसिकली एनर्जी इज़ द सोर्स जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बिना किसी एनर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही मशीन्स में अगर एनर्जी ना सप्लाई की जाए, अगर करंट सप्लाई नहीं होगा तो मशीन्स काम ही नहीं करेंगी, मशीन्स बंद हो जाएंगी बिना चार्जिंग के, बिना बैटरी के। तो यही एनर्जी कहलाता है, समझ रहे हो ना। इसी के डेफिनेशंस लिखे हुए नीचे देखो, मेन पॉइंट्स। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, कुकिंग, लाइटिंग एंड मशीन्स। एनर्जी इज़ फाउंड इन मैनी फॉर्म्स। हीट जो होता है गर्मी, उसमें भी एनर्जी होती है। लाइट में भी एनर्जी होती है। साउंड, आवाज़ में भी एनर्जी होती है। इवन इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन, इसके बहुत सारे डेफिनेशन देख लेना। एंड ये सब बस छोटे छोटे बहुत ईजीएस्ट पॉइंट है, इसको मैंने इतना ईजी रखा है कि अगर कोई इंसान एकदम ही मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एकदम ही उसके 12th ख़राब है, 11th ख़राब है, 10th भी ख़राब है, अगर उसके अगर सब में 2nd डिवीज़न भी आए होंगे ना, फिर भी उसको समझ में आ जाएगा। मैंने इसको इस हिसाब से रखा है। ठीक है, तो इसको बस पूरा पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन फॉसिल एनर्जी। फॉसिल एनर्जी क्या होता है समझो। फॉसिल एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू फॉसिल एनर्जी आता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, जो प्लांट्स मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जो एनिमल्स की डेथ हो जाती है, उनसे उनको जो डिस्कम्पोज करने के बाद उनको नेचर ऑटोमेटिकली डिकम्पोज करता है, उनकी बॉडी को, उनकी हड्डियों को पूरा डिकम्पोज करता है नेचर। एंड उसके बाद जो बहुत हज़ारों साल तक वो पड़ा रहता है, एंड उसमें से जो चीज़ बनती है उसी को बोलते हैं फॉसिल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जो भी ज़मीन के अंदर से हम लोग निकालते हैं, पेट्रोल, कोयला, ये सब कैसे बना? ये सब बहुत हज़ार सालों तक प्लांट्स को एंड एनिमल्स के डेथ बॉडीज़ जो थी वो बहुत डिकम्पोज हुई, एंड उसको डिकम्पोज होने के बाद बहुत हज़ार साल तक वैसे पड़ी रही पत्थरों के अंदर, एंड उसमें गैसेस बनी, एंड उसके थ्रू पेट्रोल, कोयला, ये सब चीज़ें बन गई। ठीक है, रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। बहुत ईजी था ना, बस इसके डेफिनेशंस देख लेना, बहुत सारा है यहाँ पे। दिस फ्यूल्स आर फाउंड अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो ये सब देख लेना, बहुत इजी है। ये सब कहाँ कहाँ यूज़ होता है? गाड़ियों को चलाने में, फैक्ट्रीज़ में, व्हीकल्स में, पावर प्लांट्स में, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। इस आंसर को जाकर उठा के लिख दोगे ना, तब भी तुम्हारे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करें। डिस्कस रेमेडीज़ एंड अल्टरनेटिव्स
टू फॉसिल फ्यूल्स। बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स अगर नहीं होगा तो उसके अल्टरनेटिव क्या क्या होंगे। बेसिकली जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल एक लिमिटेड सोर्स है, पेट्रोल हमको पता है कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए पेट्रोल बचा के लोग इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, कोयला एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ज़मीन के अंदर लिमिटेड है, बहुत यूज़ होने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोगों को पता है कि पानी भी ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे, तो इसलिए हम लोग पानी को बचाते हैं, ऐसे ही पेट्रोल भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, कोयला ख़त्म हो जाएगा, तो उसके अल्टरनेटिव्स रेडी होने चाहिए ना हमारे पास, उसी के बारे में पूछ रही है। फॉसिल फ्यूल्स कॉज पोल्यूशन एंड विल फिनिश वन डे। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, ये सब जलने के बाद एक पोल्यूशन फैलाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, एंड एक टाइम पे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं जो कि बहुत सेफ़ हैं, जैसे सोलर हो गया, जो छत पे सोलर पैनल लगता है जिसके थ्रू एनर्जी हम लोग को मिलती है, उससे ना कोई पोल्यूशन होता है ना कुछ होता है, एंड उससे हम लोग को बहुत एनर्जी मिलती है। वैसी ही चीज़ों को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके सब डेफिनेशंस देख लो, बाकी बहुत ईजी है। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स। बेसिकली लाइक जो भी मैंने पहले बताया कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, ठीक है। एंड उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, एंड एज वी नो एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली में, तो उस चीज़ से बचने के लिए उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, एंड वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहें, उसी को बताना है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखो, सस्टेनेबिलिटी मीन्स यूजिंग एनर्जी विदाउट हार्मिंग द नेचर। मतलब नेचर को बिना हार्म किए हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं। इट मीन्स सेविंग एनर्जी फॉर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग एनर्जी सेव कर रहे हैं। इसके मेन पॉइंट्स देखो, सस्टेनेबल एनर्जी डज नॉट फिनिश क्विकली, ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगी, जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा वैसे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो सूरज से चलता है, सूरज की रोशनी से चलेगा, तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इट डज़ नॉट हार्म एयर, हमारे एयर पोल्यूशन को वो बढ़ाएगा नहीं, ये हमारे ज़मीन की मिट्टी को गंदा नहीं करेगा। जैसे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें से बहुत सारा केमिकल निकलता है थ्रू द एनर्जी प्रोसेस, एंड वो केमिकल जाके ज़मीन में मिल जाता है, जिसकी वजह से पूरा ज़मीन गंदा हो जाता है, उसकी पूरी मिट्टी केमिकल की वजह से पूरी पोल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होंगी, जिसकी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि बहुत सेफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 5 की, जो है एक्सप्लेन पॉसिबिलिटीज़ फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड रीजनरेशन। इसका आंसर देखो, एनर्जी स्टोरेज मीन्स सेविंग एनर्जी फॉर लेटर यूज़। बेसिकली बैटरी, हम लोग बैटरी में एनर्जी स्टोर करते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, फिर हम उसको बाद में यूज़ कर लेते हैं। जैसे पावर बैंक होता है, पावर बैंक को हम लोग एक बार चार्ज कर लेते हैं, फिर उसको बाद में यूज़ करते हैं, लाइक फ़ोन चार्ज करने के लिए, तो वो होता है एनर्जी स्टोरेज। एंड हम लोग पावर बैंक को फिर से चार्ज करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके आंसर्स देख लेना, बहुत सारे हैं, बहुत इजी हैं। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 का क्वेश्चन 1 है, यूनिट 2 है बेसिकली इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम होता क्या है ये देख लो। क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आंसर देखो, एन इकोसिस्टम इज़ अ प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। बेसिकली जो प्लांट्स हो गए, देन एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, जितने इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, एंड बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारी दुनिया में, जो कि लाइक जिनके अंदर जान नहीं है, जिनके अंदर जान है, सब एक ही दुनिया में रहते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। सब एक दूसरे का यूज़ करते हैं एंड एक दूसरे को जीने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो फिर समझ में आएगा। लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स, लाइक लिविंग थिंग्स क्या है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमंस। एंड नॉन लिविंग थिंग्स एयर, हवा के अंदर जान थोड़ी है, वाटर, पानी हो गया, देन सॉइल, मिट्टी, सनलाइट एंड टेम्परेचर। ये सब चीज़ें हम लोगों को जीने में बहुत हेल्प होती है ना, लाइक एयर के बिना हम लोग जी नहीं सकते, वाटर के बिना हम लोग जी नहीं सकते, मिट्टी के बिना, सनलाइट के बिना, फिर टेम्परेचर के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो प्लांट्स नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो एयर प्यूरीफाई ही नहीं होगा। तो एयर डिपेंडेंट है प्लांट्स पे एंड प्लांट डिपेंडेंट है एयर पे। तो ऐसे हम लोग भी डिपेंडेंट है नॉन लिविंग थिंग्स पे एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिपेंडेंट है हम लोगों पे। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इसके बारे में डेफिनेशन देख लेना है, यहाँ बहुत सारे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें तो वो है एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो क्या होता है इकोसिस्टम में, इसको देख लो। एनर्जी फ्लो मीन्स मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। मतलब किसी एक लिविंग थिंग्स में से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा किसी दूसरे लिविंग थिंग में, उसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो। उसके एग्जांपल्स देखो,
द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है, ठीक है, अभी के टाइम पे। एंड प्लांट्स टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, प्लांट्स जो भी पौधे होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं एंड खुद को ग्रो करते हैं। देन प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, लाइक यू नो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जो भी हो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा इस चीज़ को कि प्लांट्स इसके थ्रू फूड बनाते हैं खुद के लिए एंड अपने सब प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स क्या करते हैं, जो लाइक यू नो अगर जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, बकरियां हो गई, देन और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स ही खाते हैं, ठीक है। देन बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, जो कि दूसरे एनिमल्स को खा के अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे एक दूसरे पर सब डिपेंडेंट है एंड ऐसे एनर्जी फ्लो हो रहा है एक से दूसरे में। सनलाइट से एनर्जी प्लांट में आया, देन प्लांट से एनर्जी बकरियों में आया, देन बकरियों से एनर्जी शेर में आया। तो ऐसे क्या कि सब में ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी फ्लो इसी को बोलते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो यही होता है एंड इसके डेफिनेशन देख लेना, बहुत सारे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। जो मैंने अभी तुम लोग बताया ना कि सन से एनर्जी मिला प्लांट को, देन प्लांट को बकरी खा गई, देन बकरी को शेर खा गया, तो ये एक पूरा चेन बन रहा है ना, फूड चेन, इसी को बोलते हैं फूड चेन। एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एंड ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है एंड जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट है ना उसका पूरा पूरा कॉपी है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके डेफिनेशंस को देख लो, फूड चेन एंड फूड वेब शोज हाउ फूड एंड एनर्जी मूव्स इन नेचर, पूरा पूरा पिछले वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके डेफिनेशन देख लेना। क्वेश्चन 4 की बात करें, एक्सप्लेन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चर बनता है ना जो, तो वो एक पिरामिड का शेप देता है, बस उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसका डेफिनेशन देख लो, इकोलॉजिकल पिरामिड शोज द नंबर एंड एनर्जी ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रक्चर है एंड ये एक पिरामिड के शेप का दिखता है, जिसकी वजह से ये इसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसके डायग्राम को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको देख लो। एंड ये जो मैंने डेफिनेशन बताया बहुत ही सिंपल से, इसको याद कर लेना, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस डायग्राम को बना देना याद से। क्वेश्चन 5 की बात करें, एक्सप्लेन एनी वन इकोसिस्टम, कोई भी एक इकोसिस्टम बताना है। आंसर देख लो, ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम फाउंड इन एरियाज विथ मैनी ट्रीज। एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो सबसे ज़्यादा मेन किरदार निभाते हैं वो होते हैं पेड़, क्योंकि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो ये सबसे मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड इसमें देखो, जैसे प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स लाइक डियर, हिरन, चिड़िया एंड छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं सब वहाँ पे रहते हैं, सब अलग अलग प्रजाति है लेकिन सब वहीं पे रह रहे हैं। जो कार्निवोरस होते हैं लाइक टाइगर्स एंड लायंस, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसी जंगल में। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रजाति रहते हैं एंड वो अलग अलग उनका फूड होता है, अलग अलग उनका रहने का ढंग होता है, अलग अलग उनका शेप होता है, अलग अलग उनका साइज़ होता है, लेकिन सब एक ही जगह रहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जन। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड ऑन अर्थ एंड इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म। लिटरली बता रहा हूँ, ट्रिपल ई इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट आई हैव एवर सॉ। मतलब इतना ज़्यादा सिमिलर टॉपिक्स है सारे। अभी जो मैंने तुम लोगों को बताया ना कि अलग अलग प्रजाति एक ही जगह पे रहते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, एंड उसी का फुल कॉपी वर्जन है बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अलग होगा लेकिन जो इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बहुत सारे अलग अलग प्रजाति एक ही अर्थ पे रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बस समझ रहे हो कितना इजी सब्जेक्ट है। उसके आंसर्स मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, तुम खुद पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स। इट इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट, रिवर्स, ओशियंस एंड डेजर्ट्स। बेसिकली हम लोगों ने जो बात की थी वो था फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, फॉरेस्ट के अंदर कितनी प्रजाति होती है, सब एक ही जगह रहते हैं। एंड हम लोग बात कर रहे हैं अभी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जो कि पूरी दुनिया को इंक्लूड कर रहा है कि पूरी दुनिया में लाइक ओशियंस हैं, समुद्र हैं, देन रिवर्स हैं, देन फॉरेस्ट है, देन ज़मीन, कहीं पे रेगिस्तान है, लेकिन सब में अलग अलग प्रजाति हैं एंड सब एक ही दुनिया में रह रहे हैं। उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, कि अलग अलग प्रजाति, कोई समुद्री जीव है, कोई रेगिस्तान में रहने वाले हैं, कोई बहुत घने जंगलों में रहने वाले हैं, लेकिन सब एक ही अर्थ पे रह रहे हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जिसके आंसर्स देख लेना यहाँ पे हैं। इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे वर्ल्ड में। बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर नेचर एंड ह्यूमंस। इट प्रोवाइड्स फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। बेसिकली
जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट से हम लोग को क्या मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, प्लांट से बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। देन बहुत सारे पेड़ से हम लोग को फूड मिलते हैं, फल मिलते हैं। देन प्लांट से हम लोग को वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो इसमें अलग अलग अगर जीव नहीं होते हैं, अगर प्लांट्स नहीं होते हैं, तो हम लोगों को खाने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग हो सकता है किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं। हम लोग लाइक बहुत सारे लोग नॉन वेज है, बहुत सारे लोग वेज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग वीगन भी है। तो सबके लिए अलग अलग फूड है ना, कि हाँ अगर जो लोग वेज हैं उनके लिए बहुत सारी ये वेराइटी हैं, जो लोग नॉन वेज है उनके लिए बहुत सारी ये वेराइटी हैं, जो लोग वीगन है उनके लिए बहुत सारी ये वेराइटी है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है। इसीलिए ये पूछ रहे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करें, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन। इंडिया एक बहुत बड़ा मेगा डाइवर्सिटी नेशन क्यों कहलाता है, ठीक है। इंडिया इज़ कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी नेशन बिकॉज इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। दैट्स वाई इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन कहलाता है। एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, अगर इसको एक इंक्लूड करें। ऑब्वियसली ट्रिपली जो है वो पूरा एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया को ऐसे भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो ये एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा बाय द वे। तो फिलहाल इसको समझो कि नेचर के थ्रू, नेचर के पर्सपेक्टिव से इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। दैट्स वाई इंडिया इज़ कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी नेशन। इसके डेफिनेशन देख लेने में बहुत सारे हैं। इंडिया हैज़ डिफरेंट क्लाइमेट, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर डिफरेंट क्लाइमेट रहता है। देन इंडिया हैज़ फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, माउंटेन, रिवर्स, सीज, मैनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन इंडिया। क्वेश्चन 4 की बात करें, डिस्कस मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यू रखने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सबसे बड़ी अड़चन है, वो कहाँ आती है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आंसर है बायोडाइवर्सिटी इज़ फेसिंग मैनी थ्रेट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानों के थ्रू जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम को एंड बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हार्म होता है। फॉर एग्जांपल अरावली हिल्स, अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना इसके बारे में कि अरावली हिल्स में पेड़ काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेचर को इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो सबसे बड़ा एब्सोल्यूट करेक्ट एग्जांपल है इसके लिए वही है अरावली हिल्स, जो वहाँ पे हो रहा है वो इसी का एग्जांपल है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेना कि बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यू करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इंसानों के द्वारा, वो बता रहा है बस। आई एम सॉरी, जो कैमरा था उसमें स्टोरेज फुल हो गई एंड मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो अभी मैं अगर उसको डिलीट करने जाऊँगा पुरानी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं यहीं पे शूट कर ले रहा हूँ, ठीक है। जो इन सीटू एंड एक्स सीटू कन्वर्जन था, इसका मेन मोटिव ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स एंड रिपरकशंस क्रिएट हो रही हैं इन्वायरमेंट को हार्म करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इंसान कर रहे हैं उसी के बारे में बताना बस, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। बेसिकली पॉल्यूशन क्या होता है इन्वायरमेंट के अंदर एंड कितने टाइप्स के होते हैं इसी के बारे में बताना है। सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन डर्टी गैसेस एंड स्मोक मिक्स विथ एयर। जो धुआं होता है, जो गंदी गैसेस होती हैं फैक्ट्री से निकलती हैं, देन डर्ट होता है, जो धूल मिट्टी होती है, सब जब एयर में मिक्स होता है तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होता है। एंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी हम लोग को ये सब। तो इसके एग्जांपल्स में दिल्ली का आप एग्जांपल दे सकते हो, एंड जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसका एग्जांपल दे सकते हो आप। इसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे देख लेना, बहुत ही इजी सा पॉइंट है तो उसको क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। उसका वाटर पोल्यूशन, बेसिकली वाटर के अंदर कैसे पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन डर्टी थिंग्स मिक्स विथ वाटर। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो कचरा है वो पानी में ही फेंक देते हैं जाकर, जिसकी वजह से पानी बहुत गंदा होता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज से जो बहुत वेस्ट मटेरियल निकलता है वो पूरा जाके सीधा पानी में मिलता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इसी के बारे में लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करें, एक्सप्लेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली जो इसका मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जब भी अगर तुम लाइक किसी भी सिटी में रहते हो तुमको पता होगा कि जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें वो लोग गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग सेपरेट करते हैं, ठीक है। आप भले ही उसको मिक्स करके दे दो लेकिन वो लोग सेपरेट कर लेते हैं बाद में। क्यों? क्योंकि जो गीला कचरा होता है वो डिस्पोज करना इजी होता है एंड जो सूखा कचरा होता है वो डिस्पोज नहीं होता है, उसको रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में। तो ये होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली जो वेस्ट होता है, जो कचरा है, उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करते हैं उसी के बारे में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आंसर देखो यहाँ पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ वेस्ट।
वेस्ट इंक्लूड्स पेपर, प्लास्टिक एंड फूड. वेस्ट शुड बी कलेक्टेड प्रॉपरली. वेस्ट शुड बी सेपरेटेड. वही बात जो मैंने नहीं बताई, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें. राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज, मरीन एंड सॉइल पोल्यूशन. बेसिकली नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? जो भी साउंड की वजह से पोल्यूशन होता है, जैसे अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बहुत लाउड डीजे लगा हुआ है, बहुत लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को सुनने में तक प्रॉब्लम हो रही है. इसमें बेसिकली बहुत सारे लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है. बहुत सारे लोगों को अगर पहले से प्रॉब्लम है तो और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं सुनने में. तो ये होता है नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है. जिसमें गाड़ियों से जो हॉर्न बजता है उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है. मरीन पोल्यूशन बेसिकली जो मैंने अभी बताया कि जो फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है और जाके पानी में मिल जाता है उसको बोलते हैं मरीन पोल्यूशन, ठीक है, जो वाटर को गंदा करता है. एंड सॉइल पोल्यूशन बेसिकली जो फैक्ट्रीज से केमिकल्स रिलीज होते हैं वो जाके मिट्टी में मिलते हैं, उसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन, जो कि मिट्टी को गंदा करते हैं. एंड हो गया इसी के आंसर्स लिखने से बस, ठीक है. 5th इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट. बेसिकली जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक्स एंड भूकंप सेम ही होता है बाय द वे, एंड सुनामी आती है. तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तो उसको मैनेज कैसे करती है गवर्नमेंट, उसको पुलिस एंड जो मैनेजमेंट फोर्स होती है उसको कैसे मैनेज करती है, उसी को बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट. जैसे मान लो कहीं किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई, बहुत बड़ी आग लग गई, तो उसको इंस्टेंटली फायर ब्रिगेड वाले आके सॉल्व करेंगे. बहुत सारी गाड़ी आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको बुझाने की कोशिश करेंगे. तो ये होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि डिज़ास्टर को मैनेज करना, ठीक है. एंड उसमें ध्यान रखना कि कम से कम नुकसान हो. डिज़ास्टर मैनेजमेंट मीन्स हैंडलिंग नेचुरल डिज़ास्टर सेफली. फ्लड्स हैपन्स ड्यू टू हैवी रेन. बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सुनामी आ जाती है. देन अर्थक्वेक्स शेक्स द ग्राउंड. अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं. साइक्लोन्स आते हैं, बवंडर आते हैं. उसके बाद यूनिट 5 की बात करें, सोशल इशूज़ एंड इन्वायरमेंट्स. ये क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन, सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली. बेसिकली जो मैंने पेट्रोलियम वाला एग्जांपल दिया कि हम लोग पेट्रोल को कम यूज़ करते हैं कि या फिर पानी को बचाते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ही पानी मिले, उसको ही पानी साफ मिले, उसको ही पेट्रोल मिले, क्योंकि ये सब लिमिटेड चीज़ें हैं. ये सब सस्टेनेबल मतलब ये बहुत लिमिटेड है, ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, हम लोगों को पता है. इसलिए इसको सेव करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हेल्प होगा. उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. इसके आंसर देख लेना यहाँ पे. उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर. बेसिकली जब बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न होता है उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े डैम्स जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें पानी को कलेक्ट करते हैं. एंड बाद में उसको जब पानी की कमी होती है तो फार्मर्स यूज़ करते हैं पीने के लिए, उसको प्यूरीफाई करके पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको खेतों में पानी डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो उस टाइम पे जो पानी लाइक आसमान से आया था उसी को कलेक्ट करके एंड बाद में उसको यूज़ कर लेते हैं अपने किसी भी काम में. तो इससे क्या पानी सेफ होता है, उसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. रीसेटलमेंट मीन्स मूविंग पीपल टू न्यू प्लेस. जब लाइक फ्लड्स आते हैं, सुनामी आती हैं, या फिर गवर्नमेंट्स के थ्रू होता है कि ये ओल्ड होम्स को हटा के यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी हटा के यहाँ पे कोई नई बिल्डिंग बनेगी या फिर कुछ भी नया प्रोजेक्ट बनेगा. जो भी लाइक जहाँ से भी लोगों को हटना पड़ता है, अपने घर को, अपने निवास को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है ड्यू टू एनी ट्रेजिडी, ड्यू टू एनी डिजास्टर, ड्यू टू एनी फ्लड्स, या फिर सुनामी आने की वजह से, या फिर बाढ़ आने की वजह से, या फिर गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट की वजह से, तो उसको बोलते हैं रीसेटलमेंट, कि रीसेटल करना अपने पुरानी जगह से नई जगह पे, ठीक है. उसी का आंसर लिखना है बस. उसके बाद क्वेश्चन 4, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन. ये क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज चेंजेस वेदर. ऑब्वियसली अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो वेदर भी चेंज होगा. देन ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर. ऑब्वियसली अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियाँ ज़्यादा होंगी. एंड गर्मी के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि अभी के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत हाई है, क्योंकि 45 डिग्री 48 डिग्रीज तक चला जाता है इंडिया में गर्मी के टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है. अभी तो सर्दियाँ चल रही है तो हम लोगों को लग रहा है कि ठीक है, उतना पता नहीं चला, लेकिन गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जो कि इनकी वजह से ही होता है, पॉल्यूशन की वजह से ही होता है.
इसके आंसर्स देख लेना। उसके बाद 5th इज इन्वायरमेंटल legislation. Basically environmental legislation means laws to protect environment. बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी लॉज बनाए गए हैं, कितने एक्ट्स बनाए गए हैं कि हाँ इस एक्ट के थ्रू इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी इंसान वहाँ पे जाके बोल सकता है, अगर कोई मान लो कोई इंसान पेड़ को काट रहा है या फिर इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कचरा इधर उधर फैला रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं जो कि अप्लाई हो सकते हैं। कोई भी इंसान जाके बोल सकता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लॉज बने हुए हैं उसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसी के बारे में बताना है बस। एंड डन, खत्म हो गया। एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग EEE RGPV ख़त्म। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, किसी को कोई भी डाउट होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में समझा दी हैं। सारे डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस सब कुछ हो गया है, ठीक है। जितना मैंने वीडियो में बताया ना उसको 3 बार 4 बार देख लेना। वीडियो को ही 3-4 बार देख लोगे ना, तुम्हारा EEE 100% काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर बहुत सारे लोगों का डिस्क्रीट है एंड बहुत सारे लोगों का IPS है। कौन से पेपर से बता दो मैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके बारे में सोचूं वीडियोस बनाऊं। एंड अगर ये सारे आंसर्स चाहिए तो वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाना, तो मैं सारे आंसर्स व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि PDF शेयर करने में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे, तो मेरे को एक एक करके सब शेयर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एंड आई वाज अबाउट टू से समथिंग। जिन लोगों का ये बैकलॉग है M1 में, M2 में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले बैकलॉग्स को प्रायोरिटी दो। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनको थोड़ा बहुत कम प्रायोरिटी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया AIML वालों के लिए एंड आप लोगों के लिए EEE हो गए, काफ़ी इजी सब्जेक्ट्स हैं। इन पे थोड़ा कम भी ध्यान दोगे ना, लाइक मेरी जो ये वीडियो है, ऐसे वीडियो को 2-3 बार देख लोगे बस, तो तुम्हारे ये सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो मैथमेटिक्स 2 है, M1 है, जिसमें बैक है तुम लोगों के, तो उसको सबसे पहला प्रायोरिटी रख के क्लियर कर लो, उसके बाद कुछ और करो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अगर कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे DM कर देना। एंड बाय।